कहा, ये कल जो हमने पेपर किया था उसका बकाया जो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट करें। तो बेटा वो कह रहा है बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द ग्राफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस हैज एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 180। तो हमें स्केचिंग करनी है, हमने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना। तो आपने क्या करना है बेटा, ये देखें, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया और ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब ये 90 है, ये 180 है, ये 270 और ये 360। ठीक है जी। अब बिकॉज ये सीकेंट है, तो सीकेंट को मैं क्या करूं, अब सीकेंट में ड्रॉ करता हूं। मैं पहले अगर इसको cos 1/2x ड्रॉ कर लूंगा तो सीकेंट बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो मुझे पता है बिकॉज ये सिंपल cos x नहीं है, इसके अंदर ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है 1/2 की। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हुआ है और हाफ होगी, तो यहाँ देखो स्टार्ट उसी तरह से 1 से ही होगा, मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन इसका जो पॉइंट है बेटा वो इस तरह से आएगा और फिर यहां से ऊपर चला जाएगा एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉस का ग्राफ इस तरह से बनता है। आप देखो बेटा, हमें बनाना है किसका ग्राफ, सीकेंट का। वहां से नोट करें, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये जो 180 है, दीज आर नोन एज एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो देखो, जब कॉस की वैल्यू कॉस 180 पे क्या आता है, 0। अब कॉस 180 पे आ जाएगा 0। अब मैं कर रहा हूं सीकेंट, सीकेंट 180, तो सीकेंट 180 एक्चुअली इक्वल होगा 1/cos 180। अब cos 180 की जगह 0 आएगा तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो वो तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो इन वैल्यूज को हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो यहां पर आपका ये ड्रॉ करना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये इधर ड्रॉ किया है तो इधर लेफ्ट साइड पे भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो ये आता है -90 और ये आता है -180। तो ये जो -180 है ये भी हमारा क्या होता, ठीक है जी। अब सीकेंट का ग्राफ कैसे बनता है ये सुनो, जहां पर आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा ना कॉस के ग्राफ का, ये देखो इसको अगर मैं कंटिन्यू करता तो ये ऐसे आना था। कॉस के ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो वर्टेक्स होता है सीकेंट के ग्राफ का। तो सीकेंट का ग्राफ आप ये एसिम्पटोट से ऐसे स्टार्ट करेंगे इस तरह से और यहां से ये सीकेंट का ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी दोनों एसिम्पटोट के टॉप कॉर्नर से उसको साथ नहीं जोड़ना, उनके उसके करीब से आपने एक कर्व लेकर आनी है और उसका जो वर्टेक्स इन्हीं कर्व का बनेगा, जो मिनिमम पॉइंट होगा वो कॉस का मैक्सिमम पॉइंट पे उसको आपने इस तरह से अटैच कर लेना। ठीक है, इसका मैं एक रफ ना रैंडम सा यहां बनाता हूं, देखो अगर कॉस का नॉर्मल ग्राफ है ना, नॉर्मल कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ये रहा। ठीक है, और ये इस तरह से आता जाएगा। तो आपका ये जिस जिस पॉइंट पे ये कट करता है ना एक्स एक्सिस को, ये सारे के सारे एसिम्पटोट, तो ये आपका ये बनेगा ऐसे, ये इधर बनता है, ये इधर बनता है, ये इधर बनेगा और ये फिर इधर बनेगा। ये सीकेंट के ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, सो हमारे पास ये मैंने आपके साथ, अच्छा तो ये आपके पास बन गया। अब बेटा लेफ्ट साइड पे देखें इसी कर्व में, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 रखूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहां से एक्स की वैल्यू क्या +-2 आ जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि +-2 के ऊपर जाकर जो है हमारा ग्राफ, अब ये देखो, पहली चीज ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो ये या स्माइली फेस बनेगा या सैड फेस बनेगा। दूसरी चीज एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सैड फेस बना, डाउनवर्ड ओपन बनेगा ग्राफ। तीसरी चीज, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, +2 और -2 पे। तो देखिए जरा हमारा ग्राफ +2, ये देखो बेटा ये 180 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चूंकि ग्राफ बना रहे थे, मैंने आपको समझाने के लिए डिग्री में बना दिया। ये इस तरह से होता है, ये -π/2 है और ये -π है, ऐसी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। हमारा आंसर 2 है, तो ये 3.14 से थोड़ा पहले होगा, यहां कहीं करके होगा पॉइंट। और इधर भी पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये पॉइंट यहां कहीं करके होगा। ठीक है, तो हमारा जो कर्व है बेटा वो कुछ इस तरह से करके बन रहा होगा। ठीक है, हाँ रैंडम हो, क्योंकि हमने वो उसने भी बताई नहीं ना पूरी वो। तो ये देखें, ये इस तरह ये बन रहा है। अब आप नोट करें कि ये जो आपने ग्राफ बनाया बेटा, ये था 4 - x² का ग्राफ, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये आपका था सीकेंट 1/2x का ग्राफ। अब आप नोट करो, ये रहा 0 और ये रहा 180। 0 से लेकर पाई तक, 0 से 180 के दरमियान कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ग्राफ में? क्या ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है? वो जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 से लेफ्ट साइड पे है। उसने कहा था आपका जो सोल्यूशन 0 से पाई के दरमियान है, 0 से लेकर पाई के दरमियान जो सोल्यूशन है बेटा ये वाला, वो 1 होगा। तो हमने जब दोनों कर्व्स बनाई तो इसने किसको एक सिंगल पॉइंट पे कट किया, बिटवीन 0 टू पाई, तो इसका मतलब सिंगल सोल्यूशन है 0 से लेके पाई के दरमियान। क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड, हाँ वो आपकी मर्जी, लेकिन ये बना लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे प्रॉपर आपको पता चल जाएगा आइडिया। वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो रूट 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, ये कैसे वेरीफाई करोगे? बिल्कुल, तो हमारे पास क्या होगा, 4 - x² = सीकेंट 1/2x। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सारों को 0 के इक्वल कर रहे हैं, इसको उधर ले जाएं। 0 = x² प्लस सीकेंट 1/2x -4। ठीक है, इक्वल टू 0 था, तो बेटा ये 0 को हम y कर लेते हैं ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, एक दफा x = 1 और एक दफा x = 2 पुट करना है इस इक्वेशन में। क्यों? अगर ये अपनी साइन चेंज कर दे तो इसका मतलब सोल्यूशन है। देखो ये ग्राफ है, ये बच्चों इधर सुनो, ये 1 है ये 2 है। अब देखो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि किस पॉइंट पर आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है। तो अगर 1 और 2 के दरमियान कर्व एक्स एक्सिस को कट कर जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सोल्यूशन बिटवीन 1 और 2 लाई करता है, और अगर नहीं करेगा तो नहीं करता। कैसे पता चलेगा? देखो अगर कट करेगा तो एक 1 की जो वैल्यू है वो देखो वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, और जो 2 की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो इस तरह हमें पता चलता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए तो हमें पता चलता है कि वाकई एक सोल्यूशन है। तो देखिए बेटा, पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 लगाएं, क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1/2 × 1 -4, क्या आंसर आता है? और अब 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर सीकेंड 1/2 × 2, क्या आंसर आ रहा है? तो एक देखो पॉजिटिव आ रहा है बेटा और एक नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ सोल्यूशन, यहां सोल्यूशन लाइज बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 में सोल्यूशन लाई करता है। ये बात क्लियर हो गई?
अब कह रहे हैं यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला टू डिटरमिन द रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब रूट्स का आंसर जो है फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में आएगा। गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल, लेकिन आइटरेशन का रिजल्ट 4 डेसिमल प्लेस में लिखना। तो आइटरेटिव फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है xn प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 4 माइनस सीकेंड 1/2 xn स्क्वायर रूट। ठीक है। हाँ, क्या करते थे इसके अंदर? सबसे पहली तो हमारे पास नॉर्मली इसमें इस क्वेश्चन के अंदर x1 की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने को प्रीवियस पार्ट में वो देगा ना कि 1 से लेके 2 के बिटवीन 1 एंड 2 सोल्यूशन है, तो आप उन दोनों का मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, x1 फिर उन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो देखो बेटा x1 इक्वल टू 1 प्लस 2/2, तो 3/2 1.5। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्या 3/2 सॉरी, हाँ ये आ गया। अब आप लो बेटा जी, क्या करते थे फिर हम सबसे पहले, इधर देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें मैंने कहा था xn+1 को क्या लिखते हैं, देखो बेटा आपने क्या करना है 4 माइनस सीकेंड 1/2 और यहां पर क्या वैल्यू आएगी आंसर। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, आपने पता है इससे कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले लिखना है 1.5। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखो 1.5 और इक्वल का बटन प्रेस करो। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना ये है अपने कैलकुलेटर पे 4 माइनस स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट डालें, फिर 4 माइनस सीकेंड, हाँ 1/cos 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 1/2 और x की जगह पर आपने आंसर का बटन प्रेस करना। इधर ही आ रही है, ये देखो आप ऐसे लिखोगे 4 लिखोगे कैलकुलेटर पे, पहले स्क्वायर रूट का बटन 4 माइनस 1/cos 1/2 और साथ ये ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे और साथ इसके आंसर लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल, क्या आंसर आ रहा है 2270। ठीक है, फिर दोबारा से अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल प्रेस करें 961, फिर इक्वल प्रेस करें, फिर इक्वल प्रेस करें, फिर इक्वल प्रेस करें, फिर इक्वल प्रेस करें 1.6012। जहां पर ये सेम हो जाए ना वहां पे आपने रुक जाना। अब ये आपका आंसर है बेटा 1.6012, लेकिन उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था आपको आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस में 2 डेसिमल प्लेस, ये बेटा। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ रहा है 1.60, ये आंसर है 4 में। हाँ वो हमने देखो 4 में दिया ना, सब सारे के सारे 4 में कैलकुलेट किए और ये फाइनल आंसर उसने 2 डेसिमल प्लेस में कहा। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन दिस केस। तो बेटा क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7 और डिवाइड करना है हमने किससे 4x² प्लस 1 से।
तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि फर्स्ट वैल्यू उठाओ, अगर जिसको नहीं समझ में आती, फर्स्ट वैल्यू उठाओ और इधर फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। क्या बनेगा? 4 2 8 और एक एक्स, तो 2x, इसका मतलब ऊपर 2x आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा 8x³ और 1 को 2x से करेंगे तो 2x, तो वो यहां पे लिखूंगा मैं x के नीचे। साइन चेंज, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो 4x² + 7 बच। अब 4x² है, ये भी 4x² है, तो यहाँ 1 आएगा, तो 4x² + 1, साइन चेंज, ये कैंसल, 6 आंसर आ। ठीक है बेटा, तो ये रिमाइंडर। अब उसने कहा था आपने बताना है रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है। तो बेटा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6, और क्वेश्चन कितना आ रहा है? 2x + 1। डन। कह रहा है इसे सॉल्व करें। नोट करें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, इसीलिए पहले पार्ट में उससे आपने पहले से वो करवा लिया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा लिया। ये देखें, तो जो पहले पार्ट का आंसर आया होगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो मुझे पता है कि इसको इधर लेकर जाना है, ये लेफ्ट पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2x + 1, 6/4x² + 1। ठीक है बेटा, तो जी नहीं, ये लेफ्ट पे आता है, ये ऊपर चला जाता है, वो नीचे आ जाता है, तो ये बनेगा 2x + 1 और 6/4x² + 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to 1/2। ठीक है बेटा जी, अब देखें, हम 2x + 1 की इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, या इसको एक दफा में ही कर लेते हैं। ये देखो, ये बहुत आसान है। 6, क्या मैं इसको 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख लूं फ्रॉम 0 to 1/2? जब भी बच्चों सेंटर में प्लस माइनस आता है ना, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाती है। डायरेक्ट करने लगा हूं, ध्यान से देखना। 2 बाहर आएगा, x की पावर 1 है, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। 6 बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/1 + 2x का होल स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, और ये ये 0 से 1/2 है अभी। बच्चों मैंने ये tan इनवर्स का फॉर्मेट नहीं है, जब इंटीग्रेशन समझाई थी तो 1/1 + x² होता है, माइनस नहीं होता। लेकिन ये विदाउट पावर जो वैल्यू है यहां पर, इसका डेरिवेटिव कितना है? 2, वो ऊपर है, तो पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, अब ऊपर डेरिवेटिव बन गया। अब आप लगा दें tan इनवर्स, तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा x² + x + 3 tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, और लिमिट क्या थी? फ्रॉम 0 to 1/2। तो पहले अपर लिमिट पुट करें, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 1/2 या 0.5, जो आपको इजी लगे। तो 0.5², 0.5, 3 × 2 tan इनवर्स 0.5 लगाऊंगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, सेंटर में माइनस कर, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, 0, 3 tan इनवर्स 2 × 0, 0 हो जाएगा, और ये वर्टिकल। तो पहले वाला पोर्शन बताओ, सॉल्व करके क्या आंसर आता है? होगा, इसमें दे रहे थे हम लोग। हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है 0.5 का स्क्वायर, π/4 लेना उसका रेडियन, तो टोटल कितना आया?
रेडियन में बता कितना, माइनस ये सारा क्या आएगा, tan इनवर्स जीरो तो जीरो ही होता ना, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, 3.106 ये आंसर आ गया जी। फ्रैक्शन में दे दो, ठीक है, तो ये बेटा आंसर है हमारा। आगे आ जाओ। द वेरिएबल एक्स एंड वाई satisfies the differential equation and it is given that y equals to 1, x equals to 1. Solve the differential equation and find the exact value of y when x equals to 3. Give your answer in simplified form. लो जी। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, ध्यान से सुनना, ये x प्लस वन और 3x प्लस वन डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। कोई मसला तो नहीं है यहां तक। आप देखो बेटा, हमने कहा था dx को एक तरफ कर लो, या dx उधर ले जाओ, जिस तरफ dx जाएगा उस तरफ x वाली सारी वैल्यूज जाएंगी, यानी ये x प्लस वन भी उधर चला जाएगा और 3x प्लस वन भी उधर चला जाएगा, और y लेफ्ट साइड पे, तो ये वाला y भी इधर लेफ्ट साइड पे आ जाए। डन। अच्छा, अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो लेफ्ट साइड में तो आपके पास आ जाएगा ln y, ठीक है, 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी मैं अगर इंटीग्रेशन लेता हूं क्या है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहां देखो इंटेग्रल साइन इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे करते हैं पहले बेटा कि dx को एक तरफ, dy एक तरफ, जहां dx है वहां सारी x वाली वैल्यूज, जहां dy है वहां सारी y वाली वैल्यूज, और फिर उसके बाद इंटेग्रल साइन लो और इंटीग्रेशन कर दो। अब जब इंटीग्रेशन करूंगा इसकी तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा ln y, और इसकी बेटा इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसको हम थ्रू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करने लगा हूं, x प्लस वन और 3x प्लस वन, तो a के डिनोमिनेटर में बेटा x प्लस वन आ जाएगा और b के डिनोमिनेटर में 3x प्लस वन आ जाएगा, ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a के साथ आ गया बेटा 3x प्लस वन और b के साथ क्या आ रहा है, x प्लस वन। पहला फैक्टर लेट करें, दैट x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1, तो ये फर्स्ट फैक्टर -1 लगाते हैं जरा क्वेश्चन में, 3 इंटू -1 प्लस वन, और ये -1 प्लस वन जीरो हो जाएगा, सो -3, और ये आएगा कितना, -2, तो ए का आंसर आ रहा है -1/2। अब सेम यही प्रोसेस मैं बी के साथ भी कर, सेकंड फैक्टर लें, 3x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू -1/3, जहां जहां x है -1/3 लगा दें, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा पहले वाला, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -2/3, और ये उधर जाके 3/2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, उधर जाके 3/2 हो जाएगा, तो ये बी का आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए और बी दोनों आ गए, ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें इधर ऊपर, तो बेसिकली मुझे इसकी इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो ये इक्वल होगा इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन, क्या चीज, 3/2, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ln y इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, a की जगह -1/2, -1/2 x प्लस वन, ठीक है, dx हो गया, फिर उसके बाद सेंटर में क्या है, प्लस,
और 3/2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है कितना 3x+1 डॉट डी। ले बच्चों -1/2 बाहर चला जाएगा 1/x+1 -1/2 बाहर चला गया तो ये आ जाएगा ln x+1 3/2 बाहर चला जाएगा। बेटा डिनोमिनेटर में पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव होता है 3, वो ऊपर होना चाहिए। तो ये वाले जो ऊपर 3 है इसको मैं अंदर ही रहने देता हूं ताकि यहां पे भी ln लग जाए। तो -1/2 ln x+1 +1/2 ln 3x+1 और प्लस c। बच्चों y और x की वैल्यू बताई हुई है उसने, स्टार में देखो जरा, y1 है x1 है, ये उसने दिया ही इसलिए ताकि c फाइंड हो जाए। तो जहां जहां y है वहां भी 1, जहां जहां x है वहां भी 1। ln 1 ln 1 + 1 2 ln 3 + 1 4। तो ये कितना बनेगा, ln 1 तो 0 हो जाता है, तो ये बनेगा बेटा, मैं इसको इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड पे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/2 ln 2 माइनस 1/2 ln 4 इक्वल्स टू c। तो बेटा ये पावर जो है, क्या ये पावर 1/2 इसके ऊपर नहीं चली जाएगी? तो ये कितना बनता है, डिवाइड माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करवा दूं 2/4 का स्क्वायर रूट। सो ये कितना बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू सी। ई आ रहा है। अब क्या करें, ये सी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर लें क्वेश्चन में। तो ln y -1/2 ln x +1 + 1/2 ठीक है, ln 3x+1 और प्लस c की जगह आ गया ln 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। अब उससे साथ क्या कहा था, साथ क्या फाइंड करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो अब आपने इसमें x की वैल्यू 3 रख देनी है। -1/2 ln 3 रखूंगा तो 3 + 1 4, 3 3 9 + 1 10। तो अब ये देखें ln 10 को मैंने पहले लिख लिया 1/2 स्टार्ट में है, फिर प्लस ln 1 ये आ गया, फिर माइनस ln 4 और इसके स्टार्ट में भी 1/2। तो बेटा ये 1/2 पावर बन जाएगी और यहां पर भी आपके पास ऐसी है 1/2 स्क्वायर रूट, और ये 1/2 भी पावर बन जाएगी। 4 की पावर 1/2 तो 2 ही होता है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, और इसको सिंपल ln 2 लिख लेता हूं मैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना आपस में, इस तरह से आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा इनका। तो बेटा ये ln स्क्वायर रूट 5 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया ln y। तो y ये इससे कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है जी, ये आंसर आ गया बेटा। लो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक ये पेपर कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 11 करने लगे हैं और फिर हम नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे।
सो ये हमारा जो था वो मई जून 2022 पेपर 3 था, प्योर मैथ्स 3। क्वेश्चन 10 है, वो कह रहा है द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स दिस रिस्पेक्टिवली, द लाइन एल हैज वेक्टर दिस। अब ये लाइन की इक्वेशन दे दी है और ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स दे दिए। कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन ए एंड बी। बच्चों इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस लैम्डा एम किसके इक्वल था? ये ए प्लस लैम्डा एम किसके इक्वल था? आर के इक्वल था। वेरी गुड। सो आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एम। ठीक है। वेयर ए जो था वो हमारा क्या था? पॉइंट हुआ करता था। और एम क्या था? डायरेक्शन वेक्टर था। तो वो कह रहा है आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है ए बी का। सो पहले ए बी का डायरेक्शन वेक्टर निकालो। तो ए बी का बच्चों डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे? वो इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के। ठीक है। सो ओ बी कितना है? ओ बी है ये वाला। सो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 - 2 और 2। ओ ए कितना है? 2 1 और 1। 2 1 और 1। ठीक है। सो आपने इन्हें माइनस किया तो ये कितना आ रहा है बेटा? -1 -3 और 1। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है। ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। तो बच्चों डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, पॉइंट कौन सा लेंगे? मैंने आपको कहा था जब भी आपने डायरेक्शन वेक्टर जो है वो इस तरह से लेना है तो जो डायरेक्शन वेक्टर में पहला अल्फाबेट होता है आपने वो वाला पॉइंट पिक करना होता है। सो यहां हम पॉइंट लेंगे पॉइंट ए। वो है 2 1 और 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर इक्वल्स टू ए 2 1 1 प्लस लैम्डा एम डायरेक्शन वेक्टर है -1 -3 और 1। लो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी कैलकुलेट होगी। डन। फिर कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए बी और लाइन। ए बी और लाइन के दरमियान एक्यूट एंगल निकालना है और गिव योर आंसर इन डिग्रीज। ठीक हो गया। अब दोनों के हाँ डायरेक्शन वेक्टर्स को आपने उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। सो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर कौन से हैं? ए बी का डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है बेटा? -1 -3 और 1। और दूसरे नंबर पर डायरेक्शन वेक्टर जो है ऑफ लाइन वो कितना है? ऊपर लाइन की इक्वेशन में आ जाए। ये आ रहा है बच्चों ये डायरेक्शन वेक्टर जो म्यू के साथ लिखा हुआ है 1 -3 -2। गुड। 1 -3 -2। लो भाई इनका डॉट लेना है। सो पहले मैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स निकाल के रख लूं। ए बी की मैग्नीट्यूड ले लें। क्या होगा? -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें। क्या बनता है? स्क्वायर रूट 11। और अब आप इसका लाइन एल का जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 सॉरी और -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 14 स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा। सो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आ गई। लो बच्चों फॉर्मूला होता है कि आपके पास याद है ए डॉट बी ये वेक्टर्स हैं इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो पहला वाला वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर है कौन से वाला? ये रहा। सेकंड डायरेक्शन वेक्टर ये रहा -1 -3 और 1। इसका डॉट लेने लगा हूं मैं 1 -3 -2। तो डॉट जब लेते हैं बच्चों तो क्या होता है? आई आई से, जे जे से और के से। तो -1 1 से प्लस -3 3 से प्लस 1 -2 से।
तो बेटा कितना आ रहा है, -1 +9 -2, तो ये कितना आ रहा है 6। ठीक हो गया। सो ए डॉट बी की जगह 6 आ गया, ए की मैग्नीट्यूड है √11, बी की मैग्नीट्यूड है √14 cos थीटा। तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, 6 के डिनोमिनेटर में दोनों आ जाएंगे और दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। कितना आ रहा है 14 × 11 150। लो बेटा जी, ये cos थीटा का आंसर आ गया। उसने थीटा फाइंड करने कहा था ना, cos को इन्वर्स करवा लें जी। तो कितना आ रहा है, cos को इन्वर्स करवा देंगे तो 61.09, ये एक्यूट एंगल आ गया। ठीक है। एंगल नॉर्मली आपको 1 डेसिमल प्लेस में देना होता है। ठीक है, और ये आपके पेपर की स्टार्ट के इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन होता है कि एंगल 1 डेसिमल प्लेस में देना। और नॉर्मल कोई आंसर होगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ले बेटा जी, ठीक हो गया। कह रहे शो दैट द लाइन ए एंड बी थ्रू ए एंड बी डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती। अब आपको दोनों की इक्वेशंस उठानी पड़ेंगी और चेक करना पड़ेगा। पहली लाइन की इक्वेशन जो मैंने क्या फाइंड की है, r इक्वल्स टू 211 -3 माइनस, ये आ रहा है 211 प्लस लैम्डा -1 -3 और 1 था जी, बिल्कुल। और दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली जो उसने दी हुई है, तो r है 1 2 और -3, 1 2 और -3 प्लस म्यू -2, और इसको बेटा r1 कह ले। अब आपने क्या करना है, इसको पहले देखिए बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और ऐड भी कर दें। सो ये आएगा 2 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 1 -3 लैम्डा, और फिर आएगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है जी। और ये r किसके इक्वल होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, क्या ये XYZ के इक्वल नहीं होता। यहां भी R2 की जगह XYZ आ जाएगा और राइट साइड पे आएगा 1 प्लस म्यू 2 -3 म्यू और -3 -2 म्यू। अब देखें, ये x के इक्वल आ गया जी 2 माइनस लैम्डा, y के इक्वल आ गया 1 -3 लैम्डा, और z के इक्वल आ गया 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस म्यू 2 -3 म्यू और -3 -2 म्यू। बेटा जी, x x के इक्वल, y y के इक्वल और z z के इक्वल, तो यानी ये 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस म्यू के इक्वल, फिर 1 -3 लैम्डा किसके इक्वल, 2 -3 म्यू, 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -3 -2 म्यू। ठीक है बच्चों। अब कोई सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वहां से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो इसको इधर ले आए 1 को, 1 इधर आके 2 में से माइनस होगा, तो क्या ये 1 माइनस लैम्डा आ गया बच्चों। ये म्यू की वैल्यू 1 माइनस लैम्डा मैं उठाकर यहां पुट कर रहा हूं। सो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस लैम्डा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 और प्लस 3 लैम्डा, ये वाला 3 लैम्डा इधर आके ऐड होगा तो ये 6 लैम्डा हो गया, और 2 में से 3 माइनस हुआ -1 इधर आके ऐड हुआ तो ये 2 हो जाएगा। सो 1/3 लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये 1/3 लैम्डा की वैल्यू आपने यहां लगा देनी है। सो क्या म्यू की वैल्यू 2/3 आ रही है। ठीक है बेटा। सो अब आप क्या करते होते हो, ये जो दोनों आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर्स को आप उठा के यहां थर्ड इक्वेशन पुट करते। अगर तो वो थर्ड इक्वेशन इक्वल आ जाए तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और नहीं आएगा तो क्या है, स्क्यू है।
तो लो भाई 1, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 इधर आके ऐड हो गए, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -2 म्यू। तो लैम्डा की जगह बच्चों 1/3, म्यू की जगह 2/3, तो ये आ रहा है 13/3, और ये आ रहा है -4/3। क्या ये इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसीलिए आप इसको फ्रैक्शंस में रहने दो। हाँ ठीक है, नहीं वो एक तो डिफरेंट है ना, इसको चेंज कर लो। नहीं बेटा, अगर वर्किंग ठीक जो है होगी तो फिर मार्क्स मिलेंगे ना, वर्किंग ही ठीक नहीं है। सो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम